दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमने दिल्ली पुलिस एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए हैं। आपको वीडियो के एंड में 2 स्लाइड्स में करंट अफेयर्स के जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे। डेली का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलता है इधर। ओके। और अगर आपने अभी तक जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हो। ओके, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 50 का पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक। एसबीआई, नाबार्ड, आईएफसी या फिर आरबीआई। देखिए, नाबार्ड एकदम सही आंसर है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड होता है और इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, आर्थिक गतिविधियों के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखो, ये सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, बट आयतन अदिश राशि के अंतर्गत आता है। देखो, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिनमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के अंतर्गत हम देखते हैं बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सभी सदिश राशियां होती हैं, जबकि आयतन जो होता है वो अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक मशीन होती है, बॉडी चिप टाइप की बॉडी पर लगा दी जाती हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो उस मशीन को क्या बोला जाता है? काइमोग्राफ, गाइरोस्कोप, पायरोमीटर, ये तो नहीं है जी। ठीक है, पॉलीग्राफ बोलते हैं उसको। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर है। देखिए, ये पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अपराध का पता लगाना हो। पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन को झूठ पकड़ने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज की थी जॉन अगस्तम लार्सन ने वर्ष 1921 में। ठीक है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चट्टगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था? आपको पता होगा ये आज़ादी से पहले की बात है, वर्ष 1930 की बात है, चटगांव शस्त्रागार हमले पर। और इसके जो लीडर से, इनमें से जो संगठन है ये, इनके जो लीडर थे वो थे सूर्यसेन, जिनको मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। और लीडर इसके थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के। देखिए, वर्ष 1930 की घटना है ये। और सूर्यसेन के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय विद्यालय के ये शिक्षक थे, इनको मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। इनके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर इन्होंने हमला किया था और वहां पर जितने भी शस्त्रागार में जितने भी हथियार थे उनको लूटा। ठीक है, उसके बाहर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को भी लहराया था। ये 1930 की घटना है। चटगांव जो है आपको बांग्लादेश में मिलेगा फिलहाल। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी क्रांतिकारी ने जलालाबाद पहाड़ी पर उन्हीं हथियारों से अंग्रेजों का फिर सामना किया था। एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति आप जानते हो, जो मराठास थे उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई, क्योंकि ये पहाड़ों में रहा करते थे। और गुरिल्ला का युद्ध पद्धति का मतलब होता है हमला करके तुरंत गायब हो जाना। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक, आर्टिकल नंबर 315। देखिए, यहाँ तो यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 110, यस, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल नंबर 110 में। 112 में क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। 108 में जो कंबाइंड सेशन होती है ना, लोकसभा और राज्यसभा की, उसके बारे में प्रोविजन किया गया है।
और ये जो कंबाइंड सेशन है, संयुक्त बैठक जो है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल है। देखो, धन विधेयक को परिभाषित करना अंडर आर्टिकल नंबर 110 के तहत। ठीक है, और यह विधेयक धन की प्राप्ति और व्यय संबद्ध मुद्दों जैसे कर, टैक्स संबंधित कानून, सरकार की ओर से ऋण लेने और व्यय कोई कानूनी प्रावधान आदि से संबंधित है। धन विधेयक पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर जो निर्णय होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, यानी वही डिफाइन करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं है। देखिए, वित्त विधेयक वे विधेयक होते हैं जो राजकोषीय मामलों यानी राजस्व या व्यय से संबंधित रखते हैं। अंडर आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक को और वित्त विधेयक को 117 में इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक, चलिए, 6वां प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला प्रमुख शहरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ना, नदियों को परस्पर जोड़ना, पत्तनों यानी बंदरगाह जो होते हैं और उनको रेल परस्पर जोड़ना और सड़कों की कनेक्टिविटी को उन्नत करना। भारतमाला यानी सड़कों की कनेक्टिविटी को उन्नत तरीके से डेवलप करना, इससे संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतमाला परियोजना जो है सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो इसके जो मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, और ये 550 पूरे भारत के 550 जिलों में ये योजना जारी है। सड़कों के संयोजन यानी कनेक्टिविटी को उन्नत बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है और साथ ही भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के लिए उनके तटीय राज्यों और उनके बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा, यानी सड़क मार्ग पर जो है डेवलप करना है। ठीक है, ताकि आर्थिक गतिविधि इससे तेज हो सके। ठीक है, और 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बहुत ही पॉपुलर जो नदी है, एक तो नर्मदा है, एक ताप्ती है, जो पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये तो नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए कौन कौन सी हैं। गोदावरी दक्षिण की गंगा कही जाती है, ये तो नहीं है, ये बहती है ईस्ट की तरफ। पेरियार देखिए, केरल की रिवर है, ये बहती है वेस्ट की तरफ। तुंगभद्रा और ये है कृष्णा की सहायक नदी। कावेरी ये भी पूरब की तरफ बहती है। ठीक है, यानी हमारे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। केरल की प्रमुख रिवर है पेरियार, और एक समाज सुधारक हुए हैं पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार, उनके नाम पर इस रिवर का नाम रखा गया है। और ये केरल की प्रमुख रिवर है, इस तरीके से ये बहती है। ठीक है, एक सेकेंड, इस तरीके से बहती है और ये अपना मुहाना बनाती है वेमनाड झील में। वेमनाड झील आपको पता होगा पूरे भारत की सबसे लंबी झील है, यहाँ पर है इस तरीके से, किसके किनारे पर? वेमनाड झील। ठीक है, और पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जबकि गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ओके, पेरियार का जो उद्गम है अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है और वेमनाड झील में इसका मुहाना होता है। चलिए, अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक तो नर्मदा है ये वाली, एक है ताप्ती। ठीक है, गोवा की सबसे प्रमुख रिवर कौन सी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, एक होगी ये पेरियार रिवर। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे ये होगी यमुना यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये इस तरीके से गंगा इधर से निकल कर आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक, और ये महानदी हो गई, ये गोदावरी हो गई, ये होगी कृष्णा और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, और ये लूनी रिवर होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये वाली जो रिवर है माही रिवर, इस तरीके से देखिए आप, ये जो रिवर है इस तरीके से, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है, उसको 2 बार काटती है। ध्यान रखना, भारत की एकमात्र नदी है माही जो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है, चलिए, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर उन राज्यों के नाम पता है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक साइबर अपराध नहीं है? ठीक है, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर ऑनलाइन चैटिंग। देखिए, आप ऑनलाइन चैटिंग करते हो, कोई आपको रोकता है क्या? कोई वार्निंग मैसेज आता है क्या? नहीं, ये कोई अपराध नहीं है ऑनलाइन चैटिंग करना। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ थोड़ी-सी डिटेल है। आप देखोगे कि साइबर क्राइम से संबंधित शब्दावली इधर दे रखी है, जैसे फिशिंग, विशिंग, व्हेलिंग, रैनसमवेयर, स्पूफिंग, फार्मिंग, स्पैम, ये सभी क्या है कि साइबर क्राइम से संबंधित कुछ शब्द हैं। ठीक है, और ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं माना जाता है, जबकि फिशिंग, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट,
साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। अलग-अलग डेफिनिशन है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके। 9वां प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? आपको पता होगा हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है, वहाँ से जाओगे ईस्ट में तो म्यांमार देश है और उसके साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 4 ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो भारत के साथ जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है? ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर है और फिर मिज़ोरम है, इस तरीके से। चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने ये लिया है अपने भारत का मैप मैप और आप देखोगे इधर इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये पूरा म्यांमार क्षेत्र है, ठीक है? इस तरीके से, ओके? ये है म्यांमार। आप देखोगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिज़ोरम है। इस तरीके से भारत के 4 ऐसे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है? भूटान के साथ देखिए आप लोग, भूटान के साथ है, एक तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? 1, 2, 3, 4 राज्य ऐसे हैं, जो भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। और बांग्लादेश के साथ देखिए आप लोग, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और ये मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कितने हो गए? 5 राज्य हैं, ठीक। और नेपाल के साथ देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी 5 राज्य हैं। और पाकिस्तान के साथ देखिए आप लोग, हमारे एक तो हो गया लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, गुजरात। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और एक 5, ठीक है? इस तरीके से आप इनको याद रखिए, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? वेग किसका अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरणों का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या पराध्वनिक तरंग का? देखिए प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? अब आप अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखो, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित कर सकता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती। ध्वनि तरंगों के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात है, इसीलिए वहाँ पर एक दूसरे की बातों को सुना नहीं जा सकता है, क्योंकि वॉइस के लिए, आवाज़ को संचरण करने के लिए वहाँ पर एक मीडियम नहीं है, ठीक है? वातावरण, वायुमंडल नहीं है वहाँ पर। भिन्न-भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न-भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, क्योंकि उसको कोई रोक-टोक नहीं होती। निर्वात में कोई वो नहीं होता है, मीडियम नहीं होता है, बट उसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होगी, ठीक है? 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किसके आधार पर किया गया था? भारत के संविधान सभा का गठन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कैबिनेट मिशन के आधार पर। देखिए 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है? और इसके प्रावधानों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होना था। आपको पता होगा वर्ष 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर रहा, ठीक है? 1945 के बाद क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को लागू होना था, बट मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को 2 हिस्सों में, स्वायत्त हिस्सों में बाँट दिया जाए, बट जो क्रिप्स मिशन था उसमें ऐसा नहीं किया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद फिर आता है कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में। नवंबर 1946 में भारत आया और संविधान सभा का इसने गठन किया था। हालाँकि इसमें भी मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, बट बाद में इसमें वो शामिल हो गई थी। इसी कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया, ठीक है? भारत की संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था वर्ष 1934 में, और बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी आधिकारिक मांग बन चुका था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है? और आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इसीलिए उनको इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था। बट ये परमानेंट नहीं थे, स्थायी नहीं थे। स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, ठीक? और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो बाद में भारत की जो प्रस्तावना बनता है, ठीक है? 12वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं?
कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य क्षेत्र? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। देखिए वर्ष 2020 तक की जो स्टेटस है उसके आधार पर अभी भी वही स्टेटस बना हुआ है। देखिए जम्मू कश्मीर को 2019 में इसका बाइफरकेशन होता है और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है वो स्वायत्त संघ राज्य क्षेत्रों में यानी कि जो यूटीज होते हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा लद्दाख में। ठीक है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य था, बाद में उसको 2 केंद्र शासित हिस्सों में तोड़ दिया गया 2019 में और ये व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो चुकी थी। बाद में 2020 में 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था और एक था दमन व दीप। इन दोनों का मर्ज किया गया यानी एक ही बना दिया गया दादर नागर हवेली दमन व दीप अब एक ही जो है यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो इस प्रकार 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट में। ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपको पता होगा भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है जिसमें 7 मूल अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ था। बट अभी प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं जिसमें समानता समता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, बट नागरिकता का अधिकार नहीं है उसमें। नागरिकता का अधिकार जो है कोई मूल अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। अभी हमने बताया जब संविधान लागू हुआ था तो 6 मूल अधिकार थे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। एक तो समानता का अधिकार था जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। एक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने जो है कहा था संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को अभी हमने बताया कि जब संविधान लागू हुआ था तो 7 मूल अधिकार थे बट 44वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल नंबर 31 में था संपत्ति का मूल अधिकार। इस अधिकार को हटा दिया गया। अब ये एक विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है और इसको ले जाकर रख दिया गया आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क में अभी जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया था? आपको बताना है वो 4 प्रमुख राज्य जो विजयनगर राज्य से संबंधित हैं। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। संगम, सालुब, तुलुब और आरवीरू ये 4 ऐसे राजवंश हैं जो विजयनगर साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था इन्होंने। ठीक है। और आपको पता होगा विजयनगर की जो स्थापना होती है वर्ष 1336 में होती है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। आगे चलकर ये यहाँ पर संगम वंश ने शासन किया, सालुब वंश ने, तुलुब ने और फिर आरवीडू वंश ने शासन किया था। 4 वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है। और विजयनगर आपको मिलेगा दक्षिण में और इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? आपके ऑप्शंस महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और मिल गया आपको। महात्मा गांधी ने सर की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, बट नाइट की उपाधि जो लौटाई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि का त्याग किया गया था। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हो और मैं जहां तक मेरा सवाल है सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ
खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता के कारण मानव जीवन के अयोग्य अपमान को सहने के लिए बाध्य है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के फैक्ट्स पर। देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था करंट अफेयर्स हम डेली का कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, देखो चलिए पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अब कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को। मशहूर लेखिका गीता मेहता का 80 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। शिमला में एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल शुरू किया गया। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इससे पहले तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी इसको शुरू किया गया था। ठीक, दिव्य कला मेले का आयोजन वाराणसी में हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन होना है। एयर इंडिया ने शुरू किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन को और आईआरएस अधिकारी हैं राहुल नवीन, ये बने हैं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स था आज का। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका अपना ही चैनल है। ओके, शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर हर टेस्ट की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।